Good morning, 11th class. So, we were on our chapter 6 of geography, geomorphic processes. And while doing this chapter, we have already done a major part of the chapter जहाँ पे हमने ये कर लिया है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, बेसिकली क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है। एंडोजेनिक का हमने डायस्ट्रॉफिज्म अच्छे से कर लिया है, वोल्केनिज्म अच्छे से कर लिया है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो है जो सरफेस के ऊपर काम करते हैं उसमें अपने वेदरिंग कर ली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदर केमिकल हो, फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। और फिर हमने कुछ सिग्निफिकेंस एंड द इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग भी कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ मास मूवमेंट, जिसमें जब हमने मास मूवमेंट का टॉपिक शुरू किया था तो वी हैव ऑलरेडी हैड ए ब्रीफ आइडिया कि जो मास मूवमेंट है उसका उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या होता है। उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग होते हैं दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मास मूवमेंट, जैसे मूविंग एयर, मूविंग वाटर, आइस, ये सब जो है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो वेदरिंग बेसिकली हम बोल सकते हैं एड करती है, मास मूवमेंट में हेल्प करती है, बट इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट कि होना ही चाहिए। फिर उसके अंदर अपने वेरियस टाइप ऑफ ये मूवमेंट्स कर लिए थे मास मूवमेंट्स की। बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये किस टाइप के हो सकते हैं कि फ्लो हो सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं और हीव हो सकते हैं। now we were actually on the, you can say, types या मेजर जो हमने क्लासिफिकेशन की है ऑफ द मास मूवमेंट, जिसमें हमने स्लो मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स में इसको डिवाइड किया है। एंड स्लो मूवमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन, जस्ट लेट अस हैव अ ब्रीफ रिकैप ऑफ इट अगेन। तो क्रीप हमें पता है बेसिकली जनरली क्या होता है, मॉडरेटली स्टीप एरियाज में होता है। एज आई ऑलरेडी तो कि जनरली जो स्लो मूवमेंट होंगे वो जनरली ऐसे में होंगे जो मॉडरेटली स्टीप होंगे, या फिर जो स्लोप है बहुत जेंटल से मॉडरेट जितनी होगी। और यहाँ पे क्या है, जो मूवमेंट होता है मटेरियल का वो बहुत स्लो होता है, और बेसिकली रॉक डेब्रीज और सॉइल मूव करती है, और बहुत डिफिकल्ट होता है एज सच इनको इमीडिएट नोटिस करना। तो दीज कैन बी नोटिस ओनली इफ वी हैव अ वेरी डिटेल और बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके हम उस चीज को नोटिस करें। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं टेलीफोन पोल्स, फेंस पोल्स जो थोड़े से टिल्टेड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट विच इज कॉल्ड क्रीप। और क्रीप अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप। तो इनके नाम से ही हम पता कर सकते हैं, बेसिकली सॉइल क्रीप में ज्यादा सॉइल इन्वॉल्व होती है, और जो रॉक क्रीप है वो रॉक बेसिकली रॉक ग्लेशियर क्रीप जैसे होते हैं। So as I already said, this we have already done, we are just revising it. तो स्लो मूवमेंट में जो अपना नेक्स्ट टाइप है, दिस बेसिकली अगेन डिपेंड्स ऑन some kind of movement obviously of the soil and other particles, और इसको हम बोलते हैं solifluction। ये अगेन स्लो मूवमेंट होता है किस चीज का, सॉइल मास या फिर फाइन ग्रेन रॉक डेब्रीज का। ये क्यों होता है, बेसिकली जो लेयर्स होती है ना, ऊपर लेयर, सपोज जो सरफेस है उसका जो ऊपर वाला लेयर है उसके ऊपर बिकॉज ऑफ मॉइस्चर या रेनफॉल एंड या फिर जो फ्रोजन ग्राउंड है सपोज वो मेल्ट हो गया, उसके कारण क्या ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हो जाता है इधर सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड, यानी कि बेसिकली स्लिपरी जैसा हो जाता है। तो और प्रॉब्लम क्या होती है, जो वाटर आ रहा है ना वो नीचे सीप इन नहीं हो रहा है। क्यों सीप इन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर्स है वो पर्कुलेट नहीं कर पाती है, उनका पर्कुलेशन की मतलब वो क्वालिटी नहीं है। बेसिकली ऐसा लेयर होता है नीचे, या ऐसे रॉक्स होते हैं जो वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देते। तो ऑब्वियसली स्लोप पे है तो क्या होगा, वो फाइनली मूव करेगा, एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर। तो ये अपना आ जाता है सॉलिफ्लक्शन। दिस अगेन वी हैव ऑलरेडी डन। Now we move, these both are the slow movements, and as I already said, generally slow कब होगा, जब हमारा जो slope है it will be comparatively gentle.
तो अब हम आ जाते हैं ऑन आवर रैपिड मूवमेंट्स। तो जैसे ही मैं बोलूंगी रैपिड मूवमेंट, अगेन वी कैन एक्चुअली समहाउ यूज दिस पॉइंट कि जो रैपिड है वहां पे जनरली क्या होगी, स्लोप जो है वो स्टीप होगी कंपैरेटिवली। तो ये जो है बेसिकली जेंटल टू स्टीप जैसी इनकी स्लोप होती है। यहाँ पे भी वही होता है, क्या होता है, water जो है हमारा it gets saturated, and why does the water get saturated? Because of obviously present of water। और यहाँ पे जो सॉइल होती है वो बेसिकली होती है क्ले और सिल्टी। तो क्ले और सिल्टी होने के कारण क्या होता है कि ये सैचुरेटेड हो जाती है, एंड अगेन ये क्वाइट ऑफन क्या होता है, स्क्रैप्स और टेरेसेस के फॉर्म में ये थोड़ा मूव डाउन होती है। और ये वाला जो फ्लो होता है इसको हम बोल देते हैं अर्थ फ्लो। तो कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज स्लोप्स बहुत ज्यादा स्टीप हो तो जो बेड रॉक होता है, जो मेन रॉक है, स्पेशली अगर वो रॉक जो है वो थोड़े सॉफ्ट वाले रॉक हो, सॉफ्ट वाले से आई मीन बेसिकली जो जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है शेल, या फिर जो इग्नियस रॉक्स भी हो सकते हैं, बट वो इग्नियस रॉक्स होंगे जो डीपली वेदर्ड है ऑलरेडी, यानी वो थोड़े से वीक हो गए हैं, तो वो भी इस अर्थ फ्लो के टाइम पे क्या हो जाते हैं, मूव डाउन करते हैं। तो अर्थ फ्लो हम बेसिकली बोल सकते हैं वाटर सैचुरेटेड क्ले और सिल्टी अर्थ मटेरियल जो है वो जब स्लाइड डाउन करता है, देन इट इज कॉल्ड दी एक्चुअली व्हेन जब फ्लो करता है नीचे की साइड, तब हम उसको बोल देते हैं अर्थ फ्लो। ठीक है। एंड एज आई सेड कि कभी कभी ये स्लाइड डाउन भी कर सकता है अगर वो जो बेड रॉक जो है सॉफ्ट सेगमेंटरी रॉक हो, या फिर वेदर्ड इग्नियस रॉक हो, और स्लोप जो है वो स्टीप होनी चाहिए इस चांस में। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना अर्थ फ्लो। अब आ जाते हैं मड फ्लो पे। अगेन आई वुड वांट टू रिपीट वन थिंग, दैट ये जो मूवमेंट्स हैं दे आर समवॉट सिमिलर टू वन अनदर, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ सेम थिंग। सारे के सारे मास मूवमेंट के पार्ट ही हैं, तो मोर और लेस बहुत सारी सिमिलैरिटी होंगी, बट बिकॉज ऑफ फ्यू डिससिमिलैरिटीज हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब मड फ्लो जनरली कहाँ होता है, जहाँ पे एकदम वेजिटेशन ना हो, वेजिटेशन भी ना हो, रेनफॉल भी हैवी हो। इसके अलावा यहाँ पे जो मटेरियल्स होता है ना, वो क्या होता है, सारे जो रॉक मटेरियल्स या जो डेब्रीज होती है या रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, या फिर रॉक इटसेल्फ, वो बहुत वेदर्ड मटेरियल होता है, ऑलरेडी उस पर वेदरिंग हो चुकी है, और उसके बाद अगेन वो सैचुरेटेड हो जाता है वाटर से। उसके बाद जनरली वो कभी कभी स्लोली भी, पर जनरली रैपिड फ्लो डाउन करता है डेफिनेट चैनल्स में, यानी एक फिक्स्ड उनकी रूट होती है, एक फिक्स्ड कोर्स होता है, वहां से वो फ्लो डाउन करते हैं। तो बेसिकली ऐसे इनको देखने से लगेगा कि ये एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ मड विद इन अ वैली। और ये जो मड फ्लोज है ये बेसिकली कभी कभी इन जनरली प्लेन या कुछ थोड़ा बहुत प्लेटू एरिया, या फिर एकदम द फुट हिल्स टूवर्ड्स ऑफ द माउंटेन्स या हिल्स, वहां पे ये अपने को देखने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है, दीज आर रियली डिस्ट्रक्टिव, इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये कि क्या होता है कि जो few of the areas like roads, bridges and house जो हैं वो भी इससे क्या हो जाते हैं, affected हो जाते हैं, because they are obviously on a much larger scale। और मड फ्लोज जो है जनरली ऐसी जगह पे भी इरप्ट हो जाते हैं, सॉरी अपने को देखने के मिलेंगे, या वहां पे भी ये टेक प्लेस करते हैं जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। ठीक है, बिकॉज वी नो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ह्यूज एक्सप्लोजन होगा, तो जो अर्थ है वो अगेन वीक हो जाएगी, तो और फिर जो उसमें से चीजें फ्लो करेगी लावा, उसमें क्या होता है, वॉल्केनिक ऐश के साथ डस्ट और बाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ मड जो है मिल जाते हैं। ऊपर से अगर उधर हैवी रेनफॉल भी हो जाए तो वो सारे के सारे फ्लो डाउन करते हैं, और कैसे फॉर्म में फ्लो डाउन करते हैं, एज स्ट्रीम्स ऑफ मड। और इतने ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कभी कभी ह्यूमन हैबिटेशंस को भी क्या कर देते हैं, टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मड फ्लो एंड अर्थ फ्लो। मतलब मड फ्लो भी होता है, अर्थ फ्लो इज ऑल्सो देयर, बट मड फ्लो जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कंपेरेटिवली। और वॉल्केनिक एरियाज में जनरली ये मड फ्लो कैन बी मोस्टली इट इज सीन इन दोज एरियाज। ठीक है,
अब आ जाते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ रैपिड मूवमेंट अंडर मास मूवमेंट्स, वो है अपना एवलांच। एवलांच एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन वन ऑफ द क्लासेस की जैसे बहुत बड़ी स्नो स्लाइड डाउन होती है, स्लैब ऑफ स्नो, इसको आई थिंक इन योर एनी ऑफ द चैप्टर्स इन हिंदी क्लास इसको हिम संकलन के नाम से भी यू मस्ट हैव हर्ड। बेसिकली स्नो का पूरा जो स्लाइड होता है तो वैसा ही होता है, पर ये डेब्रीज के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जनरली ये भी ह्यूमिड रीजन्स में होता है, वेजिटेशन हो या ना हो, पर ये दो अकर हो सकता है। इसका ये डिफरेंस है एज आई सेड कि नैरो ट्रैक में होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि बहुत नैरो है ये एरिया और बहुत स्टीप स्लोप भी है, इसीलिए जो एवलांच है वो बहुत फास्ट स्पीड में नीचे मूव करती है, मड स्लो से भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और इसको हम एज आई सेड वी कैन कंपेयर इट टू द स्नो एवलांच एज वेल। तो एज दे हैव गिवन वन एग्जांपल टू अस इन द बुक कि जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में और जो रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, बिकॉज वहां पे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, इफ यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल, हमने इससे पहले क्या किया था कि वॉल्केनोज जहाँ होते हैं वहां पे ज्यादातर मड फ्लोज होते हैं। तो इन स्लोप पे हम नोटिस करेंगे जनरली जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहां पे मड फ्लो होते हैं इन ग्रेट स्केल। तो एग्जांपल अपने पास है एंडीज माउंटेन एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, और एंडीज ऑब्वियसली साउथ अमेरिका। So with this we are actually done with the mass movement. We move on to the next part which again can be included as a part of mass movement itself, which is landslides. अब जो landslides है, I think this is something you must have heard also many times. बहुत रैपिड होता है, इजीली आप नोटिस कर सकते हो कि अचानक से बहुत बड़ा फॉल हो रहा है इन मतलब जनरली फ्रॉम दी स्लोपी एरियाज, हाई माउंटेनियस एरियाज में से बहुत बड़ा पीस ऑफ मास जो है इट इज स्लाइडिंग डाउन। और एक हम बोलेंगे डिसिमिलैरिटी बाकी से लैंडस्लाइड की ये है कि ये ज्यादातर ऐसे एरियाज पे होता है जहाँ पे रिलेटिवली ड्राई मटेरियल्स होते हैं, नहीं तो बाकी में हमने देखा वाटर होता है, हाई ह्यूमिड एरिया है, सैचुरेटेड हो जाता है, हाई रेनफॉल, बट दिस इज समथिंग विच अकर्स जनरली इन द रिलेटिवली ड्राई एरियाज। अब जो मटेरियल अलग हुआ है, अब मतलब उसका मास कितना है या कितना बड़ा है, उसका शेप या साइज डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो लैंडस्लाइड अकर हुआ है। ऑब्वियसली अगर जहाँ की हम बात करें वहां पे उस जगह पे वेदरिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, वीक है, तो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा लैंडस्लाइड। और रॉक्स कैसे हैं वहां पे, और सब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टीपनेस कितनी है स्लोप की, अगर स्लोप बहुत स्टीप है तो लैंडस्लाइड जो बहुत फास्ट स्पीड में होगा, वेयरएज अगर जेंटल है तो कंपैरेटिवली रोल डाउन करके या थोड़ा सा स्लो स्पीड में होगा, दोनों के कंपैरिजन करें तो बेसिकली लैंडस्लाइड्स कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इन सारी चीजों के बेसिस पे, यानी जहां पे लैंडस्लाइड अकर हो रहा है वहां पे वेदरिंग कितनी हुई है यहाँ पे, या फिर स्लोप की स्टीपनेस कितनी है, या फिर वहां के जो रॉक्स है वो कितने डिसकंटिन्यूअस है या कितने स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पे हमने लैंडस्लाइड को भी अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी कर रखा है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा स्लम्प। अब बिकॉज स्लाइड है तो जनरली स्लिपिंग वर्ड ही आएगा ऑब्वियसली। तो स्लम्प जो है कुछ पोर्शन ऑफ रॉक्स या फिर उसके डेब्रीज जो मूव डाउन करते हैं, स्लाइड डाउन करते हैं, स्लिप डाउन करते हैं विथ बैकवर्ड रोटेशन, यानी रोटेशन हो जाता है उनका वो भी बैकवर्ड साइड, बेसिकली स्लोप के कारण, और स्लोप का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, बैकवर्ड की तरफ मूव कर लेते हैं। तो ऐसे लैंडस्लाइड को हम बोल देते हैं स्लम्प। नाउ कंटिन्यूइंग, अगर रैपिड रोलिंग और अलोंग विथ रैपिड रोलिंग अगर हम देखें कि बैकवर्ड रोटेशन नहीं हुआ है, ओके, देन इट विल बी कॉल्ड डेब्री स्लाइड। यानी स्लम्प है जिसमें कि बैकवर्ड रोटेशन होता है, और जो डेब्री स्लाइड है उसमें भी रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग होता है और डेब्रीज का, बट बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता। ओके, दिस इज डेब्री स्लाइड। नाउ डेब्रीज फॉल क्या होता है, इट इज नियरली फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रीज
फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस, यानी ऑलमोस्ट वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, यू ऑल नो, स्ट्रेट एकदम। तो ऑलमोस्ट वर्टिकल यानी कि स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा ही स्टीप है। या फिर जैसे इन्होंने जो टर्म यूज किया है ओवरहैंगिंग फेस, मतलब वही ऑलमोस्ट जो है जो वर्टिकल जैसा है, वहां से जब सडनली फॉल डाउन होता है ऑफ डेब्रीज, देन इट इज कॉल्ड एज द डेब्रीज फॉल। और स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक, अगर कोई एक पर्टिकुलर रॉक, एक पीस ऑफ हम देखेंगे रॉक, अगर वो स्लाइड डाउन होता है बेसिकली, जिसमें चाहे उसमें ऐसे जॉइंट्स या फॉल्ट्स हैं, उनके कारण अगर वो स्लाइड हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रॉक स्लाइड। आई एम रिपीटिंग इट। रॉक स्लाइड में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल रॉक जो है या उसका जो मास है वो स्लाइड डाउन हो जाता है, बेडिंग मतलब पूरे उस एरिया के ऊपर, एंड जॉइंट और जो फॉल्ट सरफेसेस है उसके कारण उसके अराउंड, तो उसको रॉक स्लाइड बोल देते हैं। और ऑब्वियसली अगर स्टीप स्लोप हो तो ये जो रॉक स्लाइड है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। एंड इससे बहुत बार क्या हो जाता है, ये जो रॉक स्लाइड है, एज आई सेड कि इट इज अ पार्ट ऑफ लैंडस्लाइड, और इससे डिस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे स्कार्स जैसे अपेयर हो जाते हैं स्टीप स्लोप्स पे। अब जब हम इन स्लाइड्स की बात करें, जस्ट रिमेम्बर हमने जो बोला था कि जो मास मूवमेंट्स होते हैं इधर फ्लो साइड स्लाइड या हीट के फॉर्म में होते हैं, तो ये जो स्लाइड्स हैं ये जनरली प्लेन फेलियर, प्लानर फेलियर्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन एरिया है ना, मतलब उसमें डिस्टरबेंस आने के कारण हो जाता है। तो प्लानर एरिया में हम नोटिस करेंगे कि जो उसमें डिसकंटिन्यूटी अगर है तो फिर क्या हो जाता है, उसके कारण स्लाइड हो जाती है। जबकि अगर फॉल की बात करें, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्लाइड से हम आ रहे हैं बेसिकली किस तरीके का फॉल होता है। तो रॉक फॉल क्या होता है, फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक बेसिकली ओवर स्टीप स्लोप, एंड इट एक्चुअली कीप्स अवे इटसेल्फ फ्रॉम द स्लोप, यानी कि जब स्लोप से वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो ऑब्वियसली एंड इट इज समवॉट रोलिंग, सो इट विल गो फार ऑफ फ्रॉम द स्लोप। और रॉक फॉल्स जो है वो जनरली कब अकर होते हैं, रॉक फॉल्स अकर होते हैं सुपरफिशियल लेयर्स पे। सुपरफिशियल मतलब बहुत ज्यादा जो अंदर के लेयर्स से कनेक्टेड नहीं है, थोड़ी सी ऊपर की लेयर अलग है। तो रॉक फॉल्स जो है दे टेक प्लेस ओवर द सुपरफिशियल लेयर्स। और जो रॉक स्लाइड है उसका रॉक फॉल से क्या मेजर डिफरेंस है कि जो रॉक स्लाइड है ना, जब रॉक स्लाइड होता है तो जो अंदर वाली लेयर्स है ना उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिस तरीके से वो स्लाइड करती है, और जैसे एक मेजर पोर्शन जो रॉक का है वो स्लाइड डाउन करता है, तो अंदर वाली लेयर्स जो है सब्सटेंशियल डेप्थ तक इफेक्ट होती है इस रॉक स्लाइड के कारण। वेयर एज रॉक फॉल जो होता है उसमें ऊपर से सुपरफिशियल लेयर जो है वही क्या होती है, मूव होती है। ठीक है। So with this we actually complete the mass movement, and before just winding off this chapter, sorry, this topic, we also will have to understand the example that they have given, and obviously it is very it will be very easy for us to understand because it is about our country itself. तो जो हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो जो डेबरीज, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंट कहाँ होंगे, हिमालयास पे होंगे। हिमालयास पे क्यों है ये बहुत फ्रीक्वेंट, सीधी सी बात है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंट है क्योंकि हमारा ये जो हिमालयन एरिया है ये एक तरीके से अभी भी बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल इन द सेंस नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही है, ये जो हमारे माउंटेन्स है ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप्स है, जो यहाँ पे रॉक्स और यहाँ पे जो मटेरियल है वो या तो टोटली अनकंसोलिडेटेड है या सेमी कंसोलिडेटेड है, मतलब पूरे तरीके से फॉर्म नहीं है, दे आर समवॉट वीक। तो अगर हम हिमालय को कंपेयर करें, यू में से कि हिमालयाज और ऑल्सो माउंटेन्स अपने सदर्न इंडिया में भी कुछ माउंटेन रेंजेस है, नीलगिरीज वगैरह, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के अराउंड जो है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली जो एरिया है यहाँ पे इतने ज्यादा अगर कंपेयर करें तो लैंडस्लाइड्स और ये एवलांचेस और इतनी ये सारी मूवमेंट्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्टोनिकली स्टेबल है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है और सदर्न इंडिया वाला एरिया है, बेसिकली ये तो बहुत पहले फॉर्म हुआ था, इवॉल्व जब एवोल्यूशन हो रहा था, और हिमालय जो वो बहुत रीसेंट फॉर्मेशन है। तो वहां पे अभी भी इट इज कंसिडर्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो थोड़े एक्टिव है, उनकी मूवमेंट कंपैरेटिवली जो है इट इज ऑलवेज देयर, बिकॉज ऑफ विच वी कैन इवन फील लॉट ऑफ you can say movement on the surface of the earth. Few people still believe कि अभी भी हिमालयाज still rising और still ये changes हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं। वेरएस जो हमारे सदर्न एरियाज में माउंटेन्स है वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल, और वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है। सेकेंडली वो हार्ड रॉक से बने हुए हैं, एंड तो इसीलिए हम देखेंगे वहां पे जो डेब्रीज, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स है वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं है जितने हिमालयाज में है। एंड इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्टीप स्लोप्स है वो भी कंपैरेटिवली हिमालयस में ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि नीलगिरी और बाकी वेस्टर्न घाट्स के हिल्स में ये मास मूवमेंट्स या ऐसे कोई मूवमेंट्स होते ही नहीं है, वेदरिंग होती नहीं है, होती जरूर है, स्पेशली जो स्लोप्स स्टीपर है वहां पे, ऑलमोस्ट जैसे वर्टिकल क्लिफ्स है, तो वहां पे होती है। और सबसे ज्यादा हम नोटिस करेंगे जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है ना, टेम्परेचर चेंजेस के कारण, हमने पढ़ा था मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, टेम्परेचर और बाकी चेंजेस के कारण, वो वी कैन इजीली नोटिस इट देयर। और क्योंकि वहां पे हैवी रेनफॉल भी होती है शॉर्ट पीरियड्स में, तो वहां पे क्या डायरेक्ट रॉक फॉल होता है इन प्लेसेस पे। और ये जो सारी चीजें हैं ये ज्यादा जो है, कौन सी चीजें, रॉक फॉल हो, चाहे हमारा लैंडस्लाइड हो या डेब्रिस एवलांचेस हो, ये ज्यादा कॉमन कहाँ होंगे, हिमालयन एरियाज में होंगे, बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन दैट वी हैव जस्ट डन। तो व्हेन आई से अबाउट द कंपैरिजन, व्हाट आई मीन कि देखो टेक्टोनिकली हिमालयस एक्टिव हैं, बाकी जो इंडिया के सदर्न पोर्शन और जो पेनिनसुलर है वो नहीं है। ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, वो कंपैरेटिवली हार्ड रॉक से बने हैं, इग्नियस रॉक्स एंड अदर हार्ड रॉक। यहाँ पे स्टीप स्लोप्स है वहां पे कम है, पर वहां पे भी जहाँ स्टीप स्लोप्स है वहां पे होते हैं ये मूवमेंट्स। हैवी रेनफॉल जो है जनरली अपने को पता है, ये ऐसी एरिया हिमालय जहाँ पे स्नोफॉल रेनफॉल होती है, वहां पे नीलगिरीज और पेनिनसुलर में जहां जहां होती है वहां पे फ्रीक्वेंट होती है वेदरिंग वगैरह। बाकी ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से है हिमालयस, जबकि ऐसा वहां पे नहीं है नीलगिरीज में। तो वहां पे भी होते हैं चेंजेस और ये मूवमेंट्स, वेदरिंग और मास मूवमेंट्स, बट कंपैरेटिवली कम होते हैं, बिकॉज हिमालयाज आर you can say have are experiencing lot of things which are favorable for these mass movement, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो, चाहे प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हो, स्लोप्स, रेन्स एक्सेट्रा, एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। तो वी हैव बेसिकली डन दीज टू एग्जांपल सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कैसे जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मूवमेंट्स में, वो अपनी एक कंट्री में ही हम देख सकते हैं कंपेयर करके कि कहाँ पे ये मास मूवमेंट्स फ्रीक्वेंट होते हैं और हाई इंटेंसिटी में होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर एरियाज, एंड ऑल्सो द रीजंस बिहाइंड इट। सो विथ दिस वील बी कंप्लीटिंग आवर मास मूवमेंट टोटली। Now we are left with this erosion and deposition. Now erosion and deposition, before starting this topic, again let me just tell you very briefly and in short कि इसमें है क्या, हमें करना क्या है इसमें। इरोजन हमें पता है कि वेदरिंग, मैंने क्या बोला था, बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ द रॉक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट्स वगैरह में, डेब्रीज में वेदरिंग हो गई, वो टूट गए। अब उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जो है वो हो जाएगा इरोजन। इरोजन कौन करेंगे, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग करेंगे, मतलब ये एजेंट्स कौन से, रनिंग वाटर, एयर और ये सारी चीजें। फिर जब ये एक जगह से दूसरी जगह उस इरोडेड मटेरियल को ले जाके डिपॉजिट कर देगी तो वो हो जाएगा डेपोजिशन। सो हम इसको बोल सकते हैं कि
इरोजन जो है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज, ऑब्वियसली पहले एक्विजिशन और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज। वेयर इज डेपोजिशन क्या हो जाएगा, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, यानी एक जगह से इरोजन हुआ है, दूसरी जगह जाके वो ही मटेरियल क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। सो इरोजन एंड डेपोजिशन एक्चुअली गो हैंड इन हैंड। और इससे पहले जो हमने प्रोसेसेस इन्वॉल्व जिनके बारे में बात की है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर आल्सो समवेयर रिलेटेड टू इट, क्योंकि एज आई सेड वेदरिंग होगी, फिर वो चीज इरोड होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इरोजन हो गया थ्रू रनिंग वाटर, एयर एंड अदर मींस, और उसके बाद फाइनली जहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया तो वहां पे हो गया डेपोजिशन। अब ये जो इरोजन और डेपोजिशन है इसको हमें करना है डिटेल में। दिस इज एक्चुअली ब्रीफली आई हैव एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस, बट अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ व्हेन आई सेड कि वेदरिंग के बाद इरोजन हुआ, ये जरूरी नहीं कि वेदरिंग हो ही तभी इरोजन हो सकता है, इरोजन और भी चीजों के कारण हो सकता है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू और गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है, पर बहुत कंपल्शन नहीं है कि ऐसा होना ही जरूरी है कि पहले वेदरिंग होगी फिर इरोजन होगा। समवेयर समवॉट इरोजन इटसेल्फ टेक्स प्लेस एंड देन इट फाइनली लीड्स टू डेपोजिशन। ठीक है, तो इरोजन कैसे होता है थोड़ा सा उसको डिटेल में समझना, और उसके बहुत सारी और चीजें, मतलब थोड़ा सा इसमें अपने साइंस भी लाएंगे, ये काइनेटिक एनर्जी और फॉर्मूला के थ्रू अपने समझेंगे कैसे ये मूवमेंट होता है, और एजेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, फाइनली डेपोजिशन कैसे होता है, और पूरा कनेक्शन क्या है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। So I suppose this much is clear. If you have any doubt, feel free to ask. अभी क्लास हमने थोड़ा सा ही पोर्शन किया है, तो इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, so that side by side we can also you can also, I'll send you the question answers, but side by side you also start your self study. Okay, so just give this portion in reading, and if you have any doubt, come back with your doubts and we'll solve all your problems. Okay, now we'll meet in the next class.